इट्स बिन 5 months दैट वी आर सीइंग करेक्शन। और अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं, वी आर टच्ड लाइक क्लोज टू 85, 836, 26 सितंबर 24 में। और उसके बाद से अगर मैं क्लोजिंग बताऊं आपको 28 फरवरी की, तो ये 73,198 है। अभी हालांकि थोड़ी रिकवरी हो गई है, बट देन इफ वी सी, इफ वी जस्ट अंडरस्टैंड दिस लास्ट 5 months करेक्शन, सो 15% तक की करेक्शन हो गई है। एंड देर इज ऑलमोस्ट 12,638 पॉइंट्स दैट सेंसेक्स हैज लॉस्ट। सो 15% का जो करेक्शन है दोस्तों, ये जनरली अगर हम देखें, दिस इज लाइक अ सेकंड ग्रेड करेक्शन। इन द फर्स्ट ग्रेड वी सी करेक्शन इज इन द रेंज ऑफ 5 to 10%। Second grade में it is 10 to 20, and 20% and above it is third grade correction. And we have seen many such third grade correction in the past, isn't it? We all know about that. तो अब की बार का ये जो करेक्शन है, ये थोड़ा अलग है। मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों आने वाले स्लाइड्स में। बट देन जब करेक्शंस होते हैं तो मन में घबराहट होती है। लाइक अभी जितने भी आप सब यहाँ पर आज पार्टिसिपेंट्स हैं, आप इक्विटीज में निवेश कर रहे हैं, एसआईपीस के माध्यम से डायरेक्ट शेयर्स में आप निवेश कर रहे हैं। और जब आप पोर्टफोलियो देखते हैं, तो अभी जिन लोगों ने कोविड से पहले अगर एसआईपी स्टार्ट की होती, तो उनके प्रॉफिट्स में गिरावट आ गई है। और जिन लोगों ने कोविड के बाद एसआईपी स्टार्ट किए, तो उनके अभी पोर्टफोलियो नेगेटिव में है। तो मन में घबराहट आना, जैसे मैंने कहा, स्वाभाविक है। बट हमारी मतलब वो कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम करते हैं न्यूज़ चैनल वाले, राइट, अखबार वाले। जब वो हर जगह हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि ब्लड बात इन दलाल स्ट्रीट, निवेशकों ने इतने लाख करोड़ रुपए गंवाए, सो फिर हमें कहीं ना कहीं फिर और ज़्यादा चिंता सताना स्टार्ट करती है कि क्या होगा फ्यूचर में, इजंट इट? बट देन दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, कि करेक्शन जब भी आए, हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि एक करेक्शन कब तक रह सकता है मार्केट में। ऑल्दो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट एज आई सेड, बट वी कैन लर्न फ्रॉम द पास्ट करेक्शंस एंड वी कैन अप्लाई इट इन दिस करेक्शन। So we'll first be focusing on what is the math behind the correction so that we can take the right investment decision. एसआईपी में ये गणित कैसे काम करता है, नंबर टू। नंबर थ्री, इस क्राइसिस को हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे क्यों हुआ है और इसमें से कैसे हम बेनिफिट कर सकते हैं। नंबर फोर, व्हाई इन्वेस्टर्स लूज ड्यूरिंग क्रैश। क्या उनकी मनस्थिति होती है जिसकी वजह से वो फिर पैसे नहीं बना पाते स्टॉक मार्केट में। एंड हाउ टू एंश्योर दैट वी टेक द राइट डिसीजन ड्यूरिंग द मार्केट करेक्शन। सो ये मुख्य 5 बातें हैं जहां पर आज हमारा ये पूरा वेबिनार इसी पर आधारित है। सो अभी जैसे मैं कह रहा था कि अब की बार का जो करेक्शन है थोड़ा सा यूनिक है। आई मीन, आई वॉज स्पीकिंग टू वन ऑफ द एक्सपर्ट्स, तो ही वॉज टेलिंग, यार धीरज, अगर हम देखें निफ्टी, बीते लगभग 29 सालों में, जब से जन्म हुआ है निफ्टी का, 1996 में जन्म हुआ था, तो तब से अब तक का निफ्टी का ये सबसे ब्लडीएस्ट क्रैश है। वाई इज इट सो? बिकॉज अगर हम ये भी देखें, राइट, जो स्क्रीनशॉट है कि 90 lakh crore has been wiped off so far in the last 5 months, and this is like the longest monthly losing streak of Nifty, and this has happened for the first time in the last 29 years. Yeah, तो इसके लिए इसका एनालिसिस करना बनता है। एंड आई जस्ट थॉट कि क्यों ना हम फिर अभी एक अच्छी पास्ट रिकॉर्ड मार्केट्स की एनालाइज करके एक वेबिनार बनाए। सो दैट्स हाउ वी डिसाइडेड टू हैव दिस वेबिनार। सो लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रीक का यह अर्थ हुआ कि कंसिस्टेंटली अक्टूबर से निफ्टी गिर ही रहा है। जनरली ऐसा होता है कि कुछ वक्त गिरकर वो रिकवर करता है, बट देन नाउ वी आर सीइंग दैट इट हैज बीन कंसिस्टेंटली falling from where it was. So let's now understand why this fall has happened. What is the main reason, right? There are multiple reasons, but one of the key reasons behind this crash is definitely FIIs, FPIs, right? Foreign portfolio investors जिनको हम कहते हैं, इन्होंने भारी बिक्री की भारत के बाजार में। और जब ये बेचते हैं, मतलब वी हैव सीन दैट इन द पास्ट, मार्केट्स में उसका असर पड़ता है। आज के वक्त में अगर हम देखें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया में, राइट, वी हैव लाइक क्लोज टू, अच्छा मैं बताऊं उससे पहले, चलिए मैं आपसे आंकड़े जानना चाहूंगा। आप में से कितने लोग जानते हैं कि कितने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आज इंडिया में एक्टिव है या जो सेबी में रजिस्टर्ड है? क्या कोई मुझे बता सकता है? अगर आप जानते हैं इसका जवाब, तो प्लीज़ चैट्स में आप डाल सकते हैं कि आज भारत में कितने सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं।
Anybody who would like to take a guess? ओके, मैं बता देता हूँ। 11,976। सो जब हम एफ पी आई सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी एंटिटी है जो मार्केट्स में बहुत पैसा लगाता है, बहुत पैसा निकालता है। बट दिस इज नॉट वन सिंगल एंटिटी, माय फ्रेंड्स। They are like, in numbers close to 12,000 FPIs, and they are like from across the globe. They are from North America, they are from Arab countries, they are from Asian countries. So FPI अलग अलग देशों से, अलग अलग कैटेगरियों से। कैटेगरी मीन्स कोई पेंशन फंड है, कोई हेज फंड है, कोई म्यूचुअल फंड है, कोई सोवरेन फंड्स है, राइट, कोई हाई नेटवर्थ फैमिली फंड्स है। सो मतलब ये सब आज भारत में निवेश करते हैं, एंड दे आर नोन एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। सो जब क्रैश होता है, अखबार में अक्सर ऐसा छपता है कि नो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने मिलकर भारी बिक्री की बाजार देश में। मिलकर जब वो कहते हैं तो मैं थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता हूँ कि इमेजिन कीजिए कि शाम के वक्त में कई चाय की टपरी में ये सब 12,000 एफपीआईज बैठे और ये डिसाइड करते कि चलो हम आज भारत के देश में बिक्री करते, गिरा देते बाजार को। दैट्स नॉट पॉसिबल, इजंट इट? बिकॉज एज आई सेड कि जब लीमन ब्रदर्स का क्रैश हुआ था बैक इन 2008, यूएस इन्वेस्टर्स दे पुल्ड आउट मनी as much as they can because there was liquidity crisis. But at that time, the Asian countries were still investing. आज भी अगर हम देखें तो सारे के सारे एफपीआईज ने नहीं बेचा। इट इज ओनली अ पर्टिकुलर सेट ऑफ एफपीआईज विच हैव स्टार्टेड सेलिंग। एंड उसके अलावा अगर हम देखें, कुछ एफपीआईज खरीद भी रहे हैं। तो जैसे कि मैं कह रहा था, दे आर ऑल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड दे मे नॉट रिक्वायर मनी एट द सेम टाइम। आज भारी गिरावट के पीछे कारण यही है कि जो इंडियन मार्केट्स के वैल्यूएशंस है, ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए। And FPIs thought the time has come that we divert the funds, and they found, valuation, fair valuation somewhere in other markets, and that's how they pulled out from Indian market and shifted it to the other market. So that is the reason we can see this correction happening, and this is one of the key reasons I can say. But as I was telling this, कि ये एक साथ नहीं होता है कि एक साथ सभी लोग सारे एफपीआई डिसाइड करते हैं टू सेल इन इंडियन इक्विटीज। सो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस, द लर्निंग इन दिस इज दैट इन द पास्ट 32 ईयर्स एफपीआई ने लगभग 6 बार बेचा है। अगर आप ये डेटा देखो 2008-9 में एफपीआई ने, राइट, जब ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, 47,000 से 48,000 करोड़ के बीच में स्टॉक्स बेचे थे इंडियन मार्केट्स में। बट उसके बाद आप देखिए 9-10 में दे अगेन केम बैक विद 30,800 करोड़। देन इन 10-11 दे केम विद 1,10,000 करोड़। So in the last 32 years, there is total 6 to 7 instances of sale and 26 to 27 instances of purchase. So एफपीआई जाते हैं तो वो दोबारा आते हैं और ज़्यादा पैसा लेकर। बट अब की बार मेरा ऐसा मानना है कि जब वो एंटर करेंगे मार्केट्स में तो थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा मार्केट उनके लिए। क्यों? बिकॉज अब हम सिर्फ फॉरेन मनी पर डिपेंडेंट नहीं है। अब थोड़ा वक्त बदल गया है, बिकॉज नाउ फ्रॉम द टाइम वी सी द वे रिटेल पार्टिसिपेशन हैज स्टार्टेड, डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन जिस गति से हो रही है हमारे देश में, हर महीने दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं एक आंकड़ा, 26,000 करोड़ रुपए मात्र एसआईपी के माध्यम से निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज कर रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में। एंड दिस इज जस्ट इंक्रीजिंग डे बाय डे। एंड ये सिर्फ 5% है हमारे आबादी का। 145 करोड़ की आबादी में हम देखते हैं मात्र 3-4 करोड़ लोग ही अभी सिर्फ बाजार में निवेश कर रहे हैं, और इसमें भी ये अपने फुल पोटेंशियल में निवेश नहीं कर रहे। राइट, अगर उनके पास 100 रुपए बच रहा है तो वो मात्र 10 रुपए बचा निवेश कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। दे कैन इंक्रीज दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सो वी नो कि टाइम हैज चेंज्ड। अर्लियर व्हेन एफआईआईज यूज्ड टू पुल आउट, देन मार्केट, इंडियन मार्केट्स यूज टू फॉल लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। बट अभी वक्त बदल गया है। अभी हम क्योंकि देख रहे हैं डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन, रिटेल पार्टिसिपेशन हमारे देश में बहुत अच्छी हो गई है। सो दैट इज द रीजन वी डोंट सी एज deep correction as how it used to be in the past. So this is definitely an advantage. And as I was talking about this article, is this the bloodiest? As we know, since 1996, Nifty has corrected for the longest time, the longest losing streak of Nifty it is. So analysis अब जब हम कर रहे हैं तो हम अब इसको कंपेयर करेंगे with the past corrections or the past crashes that has happened in Indian equities. So जैसे कि आप जानते हैं कि मैं थोड़ा सा मेरे वेबिनार को इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़े फिल्मी अंदाज में मैं अभी आपको कुछ समझाऊंगा।
जो शायद आपको थोड़ा समझने में मदद करे। देखिए दोस्तों, तीन बातें जैसे मैं कह रहा था, बाजार में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। नंबर वन, करेक्शन कब आएगा। नंबर टू, करेक्शन कितना आएगा। एंड नंबर थ्री, रिकवरी कब आएगी। ये तीन सवालों का जवाब कोई भी नहीं बता सकता। बट इसके बावजूद भी हम पास्ट में जो हुआ है करेक्शन क्रैश, उससे हम क्या सीख सकते हैं। मतलब करेक्शन हुआ था तो कितने वक्त तक हुआ था, उसके बाद रिकवरी आई प्री क्रैश लेवल पर तो कब तक आई, एंड उसके आगे बाजार बढ़ा तो कितना बढ़ा। ये एनालिसिस अब हम कुछ मेजर पास्ट के करेक्शंस की करेंगे, सो दैट आपके लिए वो आसान हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। और एज एन इन्वेस्टर हमने तीन अलग अलग पोर्टफोलियोज यहाँ पर राइट इस प्रेजेंटेशन में डाले। इन्वेस्टर ए की, इन्वेस्टर बी एंड इन्वेस्टर सी। सो इन्वेस्टर ए इज समवन हु सेल्स आउट ऑफ पैनिक, जब भी करेक्शन क्रैश होता है वो बेच देता है। इन्वेस्टर बी होल्ड्स ऑन, doesn't sells but then sticks to his investments, and C is like little smart, इसको हम चतुर बोलेंगे, चतुर रामालिंगम। सो दिस गाय व्हाट ही डज, ये थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगा देता है जब करेक्शन क्रैश होता है। तो ऐसे तीन अलग अलग पोर्टफोलियोज को भी हम कंपेयर करेंगे, राइट। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जब मार्केट्स में करेक्शन होता है तो मार्केट कुछ वक्त तक करेक्शन जोन में रहता है। तो वो वक्त अलग अलग मार्केट क्रैश में, जो भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको हम एक नाम देने वाले हैं, और वो नाम रहेगा गजनी मोमेंट। हर एक मार्केट क्रैश का एक गजनी मोमेंट होता है। तो गजनी मोमेंट मीन्स, एज वी ऑल नो दैट संजय सिंघानिया, मतलब जब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है तो ही टेक्स 15 मिनट्स टू रिकवर, राइट। तो मतलब 15 मिनट्स तक ही उनको उनकी याददाश्त रहती है। वैसे ही कुछ मार्केट्स में भी होता है कि मार्केट्स कुछ वक्त के लिए ऑफ ट्रैक होता है, करेक्शन जोन में रहता है, उसके बाद वापस से रिकवर होता है, वो प्री क्रैश लेवल पर जाकर पहुंचता है। कब पहुंचता है ये अभी हम जानेंगे, एक एक करेक्शन में कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया, तो वो अभी हम एक एक स्लाइड में देखेंगे। बट देन गजनी मोमेंट आप अंडरस्टैंड कीजिए कि हर मार्केट क्रैश का एक गजनी मोमेंट होता है कि कुछ वक्त के लिए वो करेक्शन जोन में रहता है, वहां से फिर प्री क्रैश लेवल पर पहुंचता है। कितने वक्त में पहुंचता है, कितनी तेजी से पहुंचता है, अभी हम जानेंगे। पहले हम एनालाइज करेंगे डॉट कॉम बबल को। अब डॉट कॉम बबल हमारे लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग प्रेजेंट करता है। ये वो दौर था जब ये 1990s में, राइट, यूएस में इंटरनेट कंपनीज वर मेकिंग लॉट ऑफ मनी, एंड देयर शेयर प्राइसेस वर गेटिंग super expensive. So it got inflated and then a bubble came and it burst. So we know what happened after that. There was like a slowdown across the globe. और इंडियन इक्विटीज में भी उसका भारी असर पड़ा। तो मैं अब आपको बताने वाला हूं कि करेक्शन कितने वक्त तक बाजार ने देखा, भारत का बाजार ने। तो अब जो हम एनालिसिस करने वाले हैं सिर्फ निफ्टी की रहने वाली है, यहां पर अभी हम आज सेंसेक्स का एनालिसिस नहीं कर रहे। सो आप देखिए दोस्तों, 11 फरवरी 2000 में 1756 था निफ्टी, राइट। बबल बर्स्ट हुआ, डॉट कॉम 850 पे आ गया। कितने महीने तक बाजार डाउन हो गया, 19 महीने तक वो करेक्शन जोन में था। 52% की गिरावट। अभी तो हम 15% के करेक्शन की बात कर रहे हैं, वो जमाने में आप देखिए 52% की गिरावट हो गई थी, 52%। सो दिस वॉज वन ऑफ द डेडलीस्ट करेक्शन दैट मार्केट हैज एवर सीन। अब 19 महीने तक ये डाउन रहा। सो एज आई मैंशनड कि 15 मिनट्स की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस रहती है, वैसे ही मार्केट्स के केस में हम देखें तो 19 मंथ्स तक ये करेक्शन करेक्शन जोन में था, 52% इट फेल। अब वहां से प्री क्रैश लेवल पर आप ये देखिए, ये वाला रो 18 दिसंबर 2003, ओके। सो महज 27 महीनों में मार्केट रिकवर्ड एट इट्स प्री क्रैश लेवल। 1756 पे था वो 2000 में। 2003 में इट अगेन रिकवर्ड बैक टू इट्स प्री क्रैश लेवल 1756। और अगर आप देखो इट रिकवर्ड 106%। सो दिस इज लाइक समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आज आपके पास 100 रुपए, 50% उसमें से कम कर दे तो 50% की गिरावट हो गई। बट अब उस 50 रुपए को वापस 100 रुपए में पहुंचना है तो उसको 100% से रिकवर होना पड़ेगा, इजंट इट। सो इसके लिए आप देखो, जब बाजार गिर के सितंबर 2001 में 52% गिरकर 850 पॉइंट हो गया था निफ्टी, तो उसको 106% से बढ़ना पड़ा। दिसंबर 2003 में वो वापस से प्री क्रैश लेवल पर पहुंच गया, राइट। सो अगेन इट केम बैक टू ट्रैक, एंड फ्रॉम देयर now if you can just see the last row, 12 February 2007। अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, केवल 38 महीनों में, राइट, 38 मंथ्स में मार्केट 2.3 टाइम्स बढ़ गया।
4044 पॉइंट्स। सो मतलब गिरावट 19 महीने तक रही, तो मार्केट उस वक्त में रिलैक्स कर रहा था, चिल मार रहा था। जैसे ही वहां से फिर इट स्टार्टेड रिकवरिंग, इट वेंट अप टू इट्स प्री क्रैश लेवल, विच वॉज इट वेंट, यू नो, विद इन 27 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्रैश और फ्रॉम द डेट ऑफ द बॉटम। और वहां से दोस्तों केवल 38 महीनों में इट डिलीवर्ड 2.3 टाइम्स रिटर्न। दैट मीन्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स इफ वी सी, इट इज 376% जो आप यहां पर देख रहे हैं, रिकवरी फ्रॉम बॉटम। सो इतना बड़ा करेक्शन उसके बावजूद भी वी सॉ a good recovery, a fast recovery at its pre-crash level, and from there it was a great jump of 2.3 times return. So what would have happened for different investors with different strategies? So as I had mentioned कि तीन इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर ए, तो इन्वेस्टर ए ने क्या किया, मतलब इन्वेस्टर ए बी सी तीनों ने 10 लाख रुपए निवेश किया था। कब? मार्केट के पीक पे, जब 1756 पॉइंट्स थे निफ्टी की। तो 10 लाख रुपए का, अब देखो आप, करेक्शन जब हो गया, 52% गिर गया बाजार, तो पोर्टफोलियो में सभी के 5,15,000 की लॉस थी, 5,16,000 के लगभग। सो 4,84,000 का मार्केट वैल्यू था। इन्वेस्टर ए इज समवन हु बिलीव्स इन, प्रेसिंग द पैनिक बटन, मतलब वो बेच देता है वेन एवर देर इज क्रैश इन द मार्केट। सो ही बुकड हिज लॉस, 5,15,000 लॉस बुक करके वो 4,84,000 लेकर घर चला जाता है। वो बोलता है नहीं चाहिए मार्केट्स मुझे। अब यहां से मार्केट और गिरेगा तो डेफिनेटली उसको खुशी मिलेगी इस बात की कि अच्छा हुआ मैंने निकाल दिया, मेरा मैंने स्टॉप लॉस कर दिया। बट अगर बढ़ेगा तो दुख होगा, इजंट इट? बट अगर समझे वो पैसा 4,84,000 एफडी में भी डालता है और 10% का भी रिटर्न कमा लेता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 2 साल में, 2 साल क्यों मैं बता रहा हूँ, बिकॉज वहां से ठीक 27 महीनों में दोस्तों, 27 महीनों में मार्केट रिकवर्ड बैक टू इट्स प्री क्रैश लेवल। तो 2 साल तक भी अगर एफडी में रखता है तो भी उसको 50 रुपए ब्याज ही मिलेगा, विच वुड बी 1 लाख रुपीज इंटरेस्ट। तो 5,84,000 उसकी वैल्यू होती थी टू द मैक्स। बट अगर वो डट कर बैठा रहता लाइक इन्वेस्टर बी, एज वी कैन सी, 27 महीनों में उनका 10 लाख रुपए निवेश किया वो वापस आ गया 27 महीनों में, और वहां से 38 महीनों में इट वेंट अप टू 23 lakhs। तो इन्वेस्टर बी समवन जिन्होंने कुछ नहीं किया, ना बेचा ना खरीदा, वो डटकर बैठे रहे, तो उनके पोर्टफोलियो में हम 13 लाख की प्रॉफिट देखते हैं, राइट? तो 10 लाख रुपए निवेश किया हुआ उनका 13 लाख बना, आई मीन सॉरी 23 लाख रुपए बना, 13 लाख का प्रॉफिट हुआ। वहीं पे इन्वेस्टर सी, आर चतुर रामलिंगम, व्हाट ही डिड, 10 लाख रुपए invested, went on to become 4,84,000. Now this guy invested 5 lakh rupees extra, right? At the crash, when the markets were 52% down, so this guy invested 5 lakh rupees. अब वो 5 लाख रुपीस का आप देखिए, जब प्री क्रैश लेवल पर मार्केट पहुंचा, जहां पे इन्वेस्टर बी की कैपिटल रिकवर हो गई थी, इस बंदे का पोर्टफोलियो डबल हो गया था, थैंक्स टू दैट 5 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट दैट ही डिड। एंड फ्रॉम देयर व्हेन मार्केट्स जंप्ड 375% इन एब्सोल्यूट टर्म्स, तो आप देखो महज 38 महीनों में पोर्टफोलियो वैल्यू बन गई 46,81,000 रुपीज, राइट? सो ये अभी उनकी वैल्यू है 46,81,785। सो टोटल पोर्टफोलियो प्रॉफिट 31,81,785 इन 2007। सो यर आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू ऑल वन थिंग, कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बॉटम अंडरस्टैंड करो और उसके हिसाब से पैसा एक्स्ट्रा निवेश करो, बिल्कुल नहीं। वी डोंट नो बॉटम कब आता है, कितना आता है, कितने में जाके रुकेगा मार्केट और वहां से फिर रिकवरी आएगी, वी डोंट नो अबाउट दैट। But then, if anyone who has surplus funds over and above the emergency fund, I am not at all of this opinion. I am not promoting this कि जितना जो पैसा आपके पास इमरजेंसी फंड, कंटेंजेंसी फंड सब ब्रेक कर दो और बाजार में लगा दो। प्लीज ऐसी गलती मत करना। अगर आपके पास उसके ऊपर, इमरजेंसी फंड के ऊपर कुछ पैसा स्पेयर में पड़ा है, तो यस यू कैन इन्वेस्ट इट, दैट टू इन अ स्टैगर्ड मैनर। आई एम नॉट सेइंग कि आप एक साथ लगा दो। अगर हम देखें बीते समय में, तो करेक्शन कुछ वक्त तक रहता है। नाउ इट्स बीन 5 months दैट द करेक्शन इज देयर इन मार्केट्स। सो अगर हम थोड़ा थोड़ा भी लगाते रहे तो भी हम रिटर्न्स देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसका हमें बेनिफिट मिलेगा ही। बट अगर जिनके पास बहुत ही ज्यादा सरप्लस फंड एंड वो एक साथ लमसम लगा दे, एंड दे नो दैट दे आर गोइंग टू बी देयर इन द मार्केट फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म, I think there is no issue that investor can consider, such kind of strategy. But then still I believe आप staggered way में STPs के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं in such correction, as how investor C did. He invested everything at one go at a certain price, which was the bottom. So he made 46,81,000 out of his 10 lakh rupees investment.
31,82,000 रुपीज़ की प्रॉफिट। तो ये था दोस्तों डॉट कॉम बबल और डॉट कॉम बबल का असर 3 पोर्टफोलियोज में जो हमने देखा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दूसरे क्रैश की ओर, बट अगर आपको कुछ भी सवाल है इसके रिलेशन में प्लीज़ फील फ्री टू आप नोट करके रख सकते हैं, फिर बाद में Q&A में हम उसको ले लेंगे, या आपको अगर भी अभी भी अगर आपको चैट्स में डालना है प्लीज़ फील फ्री, तो मैं फिर बाद में उसको एड्रेस करूंगा। ऑल राइट, सो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड द सेकेंड करेक्शन इज global financial crisis 2008. Now this correction is very close to my heart for 2 reasons. Number one, when the markets were at peak, तो ये मैं आपको दौर बता रहा हूँ 2007 का, राइट जब बैंक्स का दौर था, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। अब हमने डॉट कॉम बबल में इंटरनेट कंपनीज का दौर देखा था, ये दौर था बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे थे उनके। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि इट वॉज द फास्टेस्ट राइड ऑफ सेंसेक्स माई फ्रेंड्स। मतलब 2003 से 2007 के बीच में केवल 4 सालों में सेंसेक्स 7 गुना बढ़ गया था। 3,000 का सेंसेक्स था, वो 21,000 जाकर हो गया। और फिर तो जब 21,000 हुआ तो एवरी वन वर सेलिब्रेटिंग, बिकॉज एट दैट टाइम पीपल यूज टू थिंक अभी 21 का 30 हो जाएगा कुछ महीनों में। सो आपको पता होगा कि दलाल स्ट्रीट, राइट, मुंबई में दलाल स्ट्रीट BSC बिल्डिंग, तो वहाँ पर एक बुल के स्टैचू की स्थापना की गई थी, राइट। आप सभी को पता होगा इसके बारे में, नहीं पता है तो ये उसी वक्त हुआ था 2008 के बिगनिंग में या 2007 के एंड में, जब मार्केट पीक पे था। तो उस इसकी इस बुल की सब लोग पूजा करते थे, राइट। तो इस वजह से ये एक इवेंट है जहाँ पर मैं आज भी याद करता हूँ। मैं जब कॉलेज में था तो आई यूज टू रीड इकोनॉमिक टाइम्स, तभी मैंने इस बुल के बारे में जाना, मैंने सेंसेस के बारे में जाना, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डेवलपिंग इंटरेस्ट। एंड फ्रॉम देयर आई आस्क्ड माय फादर दैट आई वुड लाइक टू स्टार्ट यू नो getting into markets. So that's how then I also entered markets. So इसके लिए मेरे हृदय के एकदम करीब है 2008 का समय, फॉर 2 reasons एज आई मैंशनड। एक तो वो जैसे कि बुल के स्टैचू की स्थापना हुई और मेरी भी स्थापना हो गई मार्च 2008, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने मेरा एग्ज़ाम क्लियर किया था ऑफ एम्फी। सो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं, भयानक मार्केट क्रैश। मतलब क्रैश इतना भयानक था कि लगभग 60% बाजार गिर गया। सो वो बेचारा बुल जिसकी पूजा होती थी, पूजा तो दूर की बात थी, उसको लोग चप्पल दिखाते थे कि इसके वजह से ये पनौती निकला, ये इसकी स्थापना की तो बाजार गिर गया। वैसे ही लोग मुझे भी कहते थे कि यार तूने ज्वाइन क्यों किया मार्केट, तो गिरा, मतलब तूने ज्वाइन किया और बाजार गिर गया, कितना बड़ा पनौती है तू। So, and I still remember those days, दोस्तों, कि it was very difficult because I decided, because markets were rising, and I thought that this is the best profession that one can enter, where you can help someone create wealth. And it so happened that market crashed, and nobody was there to invest into markets at that time. But still, as I said, because of uh, great teachers, mentors who came in my life, and they helped me at that time to stick to markets, and they helped me understand कि markets कैसे function करता है। ऐसे वक्त में ही investors can actually make money by investing at the low levels. So that's how the global financial crisis is close to my heart. And what we can understand, what we can learn from this crash is 59%, as I said, 60% तक की गिरावट हो गई थी तो निफ्टी में 10 महीने तक। देखिए अभी एक बात यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप सब गौर फरमाए। पिछले क्रैश में बाजार 19 महीने तक डाउन था, राइट। ये 1999 2000 की मैं बात कर रहा हूँ। 2008 में 19 महीने ने केवल 10 महीने तक ही वो डाउन था, मतलब 10 महीने तक ही करेक्शन जोन में था। हालांकि करेक्शन उससे भी ज्यादा था, वो 52% का था, ये लगभग 60% का था, बट 10 महीने तक। तो इसका गजनी मोमेंट अगर हम देखें तो इट वॉज फॉर 10 मंथ्स दैट द मार्केट वॉज इन द करेक्शन जोन। अब प्री क्रैश लेवल पर दोस्तों, मतलब हम 6274 निफ्टी से 2584 पर पहुंच गए। 2584 से महज 18 महीनों में, राइट, पिछले बार हमें 27 महीने लगे थे, इस वाले क्रैश में वी टुक 18 मंथ्स, जस्ट 18 मंथ्स टू रिकवर बैक टू आवर प्री क्रैश लेवल। और वहां से आप देखो इन लेस देन 5 years वी रिकवर 220%, राइट। सो एज आई वाज मेंशनिंग हियर कि जितना हम देखो आगे 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 बढ़ रहे हैं, उतनी ज़्यादा अवेयरनेस मार्केट के प्रति आ रही है लोगों की, और उस वजह से आप देखो करेक्शन जोन में जो मार्केट रहता था एक ज़माने में, वो गिरकर 19 महीने से 10 महीना हुआ। अब आने वाले वक्त में भी जो मैं आपको और आगे का जो क्रैश बताऊंगा उसमें आप देखिएगा कि जो
करेक्शन जोन में मार्केट रहता है वो कितने वक्त के लिए रहता है. So we can definitely learn something from all these correction. One thing is for sure that the recovery is coming fast, faster than what it was earlier. Right? Number two, what we can learn that post the recovery at the pre-crash level, it again jumped to a great height, which in this case it is 220% from the bottom. And how much time did it take? Less than 5 years. 220% मार्केट में रिकवरी आई. सो अगेन हम इन्वेस्टर ए बी सी के अगर पोर्टफोलियोज में देखें, सो एज आई सेड इन्वेस्टर ए बेच देते हैं डर के, 5,88,000 की लॉस बुक कर देते हैं, 4,11,000 घर ले जाते हैं 10 लाख में से. बी डट कर बैठे रहते हैं तो उनका प्री क्रैश लेवल आ जाता है 18 महीनों में, राइट. 18 मंथ्स में प्री क्रैश लेवल पर 10 लाख रुपए पे अपने कैपिटल पे पहुंच जाते हैं, और वहां से वो 13,35,000 पे पहुंचते हैं इन लेस देन 5 years. तो 3,35,000 की उनकी प्रॉफिट हुई. Now investors see, as I said, who believes in investing in bottoms or when the market crash happens. तो poured in 5 lakh rupees. तो उनकी पोर्टफोलियो वैल्यू एज यू कैन सी हियर, जिनकी यहाँ पर इन दोनों की 4,84,84 थी, इनकी 9,84 थी, बिकॉज ही इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज. फ्रॉम देयर इट वेंट ऑन टू बिकम 22,16,000 प्री क्रैश लेवल. सो डबल्ड पोर्टफोलियो. तीनों भी अगर आप इंस्टेंसेस देखो, आगे भी जो मैं करेक्शन बताऊंगा, इन्वेस्टर सी की पोर्टफोलियो प्री क्रैश लेवल पर जब पहुंच जाती है तो वो डबल ही हो जाता है, और वहां से इट जम्प्ड टू 29,56, देयर बाय मेकिंग हिम richer by 14,56,000 profit. So that's the profit that he took home. So what we can understand here is कि जब भी गिरे बाजार, कुछ वक्त के लिए गिरेगा फॉर श्योर, करेक्शन जोन में रहेगा, वहां से फिर प्री क्रैश लेवल पर भी वो पहुंचेगा. अगर हम देखें पिछले .com बबल में, इट टुक 27 months. इन द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इट टुक 18 months, राइट, टू रिकवर. और फिर वहां से इट जम्प्ड टू 220% इन लेस देन 5 years. So this was the learning from global financial crisis. अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्रैश की ओर. ये हमारा तीसरा क्रैश है जो हाल ही में हुई थी. वी ऑल नो अबाउट दिस. आप में से आई आई बिलीव कि बहुत एक लोग इस क्रैश में पार्टिसिपेट कर चुके होंगे. एंड दिस वाज द कोविड आउटब्रेक. सो व्हाट हैपेंड वी ऑल नो, राइट. एंड दिस वाज नॉट ओनली अबाउट मनी एट दैट टाइम, इट वाज अबाउट लाइफ. या सो एंड हम जानते हैं कि फरवरी के महीने में आई थिंक पहला केस दर्ज हुआ था भारत देश में कोविड का. उसके बाद मार्च में सरकार ने लॉकडाउन लगा दी, एंड द मार्केट फेल डाउन फ्रॉम 42K सेंसेक्स, आई एम टॉकिंग फ्रेंड्स, टू 28K सेंसेक्स. ऑलमोस्ट 36% प्लस की गिरावट बाजार में आई थी इन इन दैट फेज. लाइक 5 साल पहले, मतलब एग्जैक्टली अभी हम मार्च में हैं, सो 5 साल पहले ये दशा हमने देखी थी मार्केट की जब कोविड आउटब्रेक हुआ था. So we know what happened in Nifty. So this was the Sensex report. We were at 41,306. We fell down to 25,981. I mean, आप देखो जो बड़े बड़े giants है Sensex के, they lost like anything. So as you can see in banks itself, the top three financial institutions, they themselves lost more than 50%, and the other businesses also, as you can see. So this was something um, which was very difficult to understand कि what will happen. Although we had this idea कि past में भी ऐसे viruses आए, जैसे जीका वायरस आया था, H1N1 आया था, ईबोला वायरस आया था. सो उसके बाद वैक्सीनेशन आ जाने पर मार्केट स्टेबलाइज हो जाता था. बट अभी इसका वैक्सीनेशन आते आते थोड़ा बहुत समय चला गया. बट देन द गुड पार्ट ऑफ मार्केट इज दैट वुड लाइक टू नाउ हाईलाइट दैट हियर. सेंसेक्स की अगर हम बात करें दोस्तों, मैं निफ्टी पे अभी आ रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड निफ्टी के एनालिसिस हम करेंगे. बट आप देखिए सेंसेक्स 2019 जून 3 में 40,000 का था, और वहां से ठीक 5 सालों में, राइट, लिटिल ओवर 5 years, it jumped, it doubled up to 80,000. So this is like an image where you can see how Sensex doubled up since 1990. So 1,000 से 2,000 से 5,000 से 10,000 से 20,000 फिर 40,000 फिर 80,000. अब अगर हम निफ्टी के एनालिसिस करें, 35% की गिरावट, 2.5 महीने तक मार्केट करेक्शन जोन में रहा. अब गजनी मोमेंट आप देखो, पहले वाले क्रैश में विच वॉज Y2K क्राइसिस, .com बबल. अच्छा, हम उसको Y2K क्राइसिस बोलते हैं, बहुत लोग Y2K क्राइसिस से भी जानते हैं. Y2K इज ईयर 2000 क्राइसिस. सो उस .com बबल में वी सॉ 19 मंथ्स की गिरावट, 19 मंथ्स तक मार्केट करेक्शन जोन में रहा. इन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वी सॉ फॉर 10 months, एंड नाउ इन कोविड, इफ वी सी, नाउ इन कोविड मीन्स इन 2020, वी सॉ द मार्केट्स वर इन करेक्शन जोन फॉर 2.5 months. सो 2.5 महीने तक करेक्शन हमने देखी 35% की. और अब देखो आप रिकवरी कब आई, महज 5 महीने में दोस्तों,
महज 5 महीने में इट रिकवर्ड टू इट्स प्री क्रैश लेवल, एंड फ्रॉम देयर इन 60 months इट जम्प टू 187%, राइट, ऑलमोस्ट डबल हो गया। 12,000 का निफ्टी सितंबर 2020 में इट डबल्ड अप, एज वी कैन सी इट इन सेंसेक्स ऑल्सो, इट डबल्ड अप इन 5 years। सो इन्वेस्टर ए बी सी, क्या हुआ इनके पोर्टफोलियोज में? 10 लाख की पोर्टफोलियो, छः छः 654 हो गया, और 345 की लॉस हो गई, बुक करके इन्वेस्टर ए निकल गया। इन्वेस्टर बी डट कर बैठा रहा, तो पोर्टफोलियो रिकवर हुआ 5 महीने में ही, राइट, वापस 10 लाख पर कैपिटल पे आ गया, और 10 लाख से फिर पोर्टफोलियो वैल्यू बन गई 17,90,000, क्लोज टू 20, मतलब डबल, एंड ही मेड 7,90,000 प्रॉफिट। एंड इन्वेस्टर सी, right, who invested 5 lakh rupees at the time of crash, made, right, doubled up, close to he doubled up his portfolio at the pre-crash level, and then he went on to reach to 31 lakh 58,000, earning him 16 lakh 58,000 profit. सो अगेन मैं यहाँ पर ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ आप लेवरेज करो कि भाई हम भी क्रैश हो गया तो चलो हम भी लमसम डाल दे, नहीं, मैं ये नहीं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब जब हमने क्रैश में, करेक्शन में एक्स्ट्रा निवेश किया है, तो जितने भी पास में करेक्शनों में निवेशकों ने वो किया है ना, उनको उसका लाभ मिला ही है, मिला ही है। मतलब मैं नहीं जानता कोई भी ऐसा निवेशक जिन्होंने लाभ नहीं बनाया हो, बिकॉज आज भी 15% की करेक्शन इज वेरी गुड, वेरी लुक्रेटिव। So anyone who has, as I said, extra funds over and above the emergency, you can definitely consider to invest some in some phased manner, in some staggered manner, so that you can reap benefits later. But then this is the advantage that we get, because whenever market corrects, for SIP investors especially, it helps to एवरेज आउट द कॉस्ट। तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जो हम बोलते हैं एसआईपी में होता है, वो ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा होता है। सो गलती से भी हमें एक बात को तो ध्यान देना है कि एसआईपी ऐसे वक्त में रोकना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इन करेक्शन दैट्स हाउ एसआईपीज help investors to buy more units, and then later on when the valuation goes up, so profits वापस से आ जाते हैं। बिकॉज देखिए, इक्विटीज़ में पैसा बनाने का फंडा कैसा है, इक्विटीज़ इट डजेंट मूव्स लाइक रोप वे, राइट। आप में से बहुत लोग रोपवे में बैठे होंगे, आजकल काफ़ी पहाड़ों में जो मंदिर रहते हैं वहाँ पर रोपवे की फैसिलिटी रहती है, राइट। तो एक आप कांस्टेंट स्पीड में जाते हैं, राइट, बट वो कैसा रहता है, ऐसा रहता है। मार्केट्स कभी भी ऐसा बढ़ता ही नहीं है। मार्केट्स कैसे बढ़ता है, रोलर कोस्टर की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और इसी में ही मज़ा है। वाई? बिकॉज एसआईपी के माध्यम से जब आप निवेश करते हो, जब जब करेक्शन आती है, तो यू एंड अप बाइंग मोर यूनिट्स एट द करेक्शन फेज, एंड व्हेन द मार्केट रिकवर्स, व्हेन देयर इज अ जे कर्व इन मार्केट्स, तो वी सी प्रॉफिट्स इन द पोर्टफोलियो। सो आपको चाइनीज बाम्बू की भी स्टोरी पता होगी। चाइनीज बाम्बू टेक्स 5 years टू कम आउट ऑफ, मतलब आप उसका बीज बो, आपको 5 साल तक लगातार पानी देना है। फिर 5 साल के बाद तब तक वो ज़मीन के बाहर भी नहीं आता, मतलब आएगा तो भी एक हाथ, डेढ़ डेढ़ 2 इंच आता है बाहर, बट उसके बाद 5 सालों में आप देखते हो कि वो 90 फीट तक की हाइट तक पहुंच जाता है। सो इट टेक्स टाइम, राइट। सो मार्केट्स में भी इट वुड नेवर बी इन दिस वे कि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाओगे। किसी साल आप 50% रिटर्न बना सकते हो, किसी साल आप 10% बना सकते हो, किसी साल आप कुछ भी नहीं बना सकते हो, फ्लैट रहेगा, किसी साल नेगेटिव रहेगा। बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी एवरेज इट आउट, सो वी सी ऑन एन एवरेज सेंसेक्स अगर हम देखें 15 साढ़े 15% का रिटर्न डिलीवर कर चुका है, राइट, इन द लास्ट 46 years if we see. So this is, I think, something that we need to understand from all these corrections. और अब की बार भी जो एक करेक्शन हुआ है दोस्तों, इसका भी हम एनालिसिस करें तो बीते 5 महीनों में 14% की गिरावट आ गई, 14 से 15% तक की। हम 26,180 पे थे सितंबर 2024 में, अब 28 फरवरी में हम 22,000 पे आ गए। अब मे बी यहाँ से और अगर करेक्शन हुआ, एज वॉट द एक्सपर्ट्स बिलीव, सो वी रियली डोंट नो when will the market stop correcting. As I said, there are three things that nobody can predict. Number one, correction कब आता है, number two, कितना आता है, number three, recovery कब आएगी। But then one thing is for sure, एक गुरु मंत्र जो मेरे मेंटर ने मेरे को बताई कि भाई धीरज, कुछ भी हो, करेक्शन जब होता है ना, जैसे बोलते हैं ना वो मूवी में ऑल इज वेल, तो हमें क्या बोलना है, करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। ये जितना ज़्यादा हम जपे हमारे पोर्टफोलियो के लिए, उतना ज़्यादा लाभ होगा। बिकॉज करेक्शन आए हैं, पास्ट में आए थे, प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी आएंगे, बट वो करेक्शन टेम्पररी ही रहने वाली है। जो परमानेंट रहेगा वो है ग्रोथ, इजंट इट। तो अगर हम देखें इसके आगे, आप कहाँ रहना चाहते हैं, एज विच कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर? आर यू समवन हु वुड लाइक टू जस्ट book your loss and exit just because of the noise that you can hear everywhere, जहाँ पे ब्लड बात की बात हो रही है, निवेशकों ने इतने लाख करोड़ रुपए गवाए, ये हुआ वो हुआ। सो
स्वाभाविक सी बात है, जैसे मैंने कहा कि डर लगेगा। आई मीन कितना ही सीजन इन्वेस्टर है उसको डर लगेगा ही। बट डर लगने के बाद आगे हम क्या करते हैं सब कुछ उस पर ही निर्भर करता है, राइट। मन में जो आया थॉट उसको क्रिया में बदल दे, मतलब नोशनल लॉस आज पोर्टफोलियो में दिख रहा है, बट वो नोशनल लॉस को अगर हमने एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट कर दिया द गेम इज ओवर। सो वी नीड टू बी केयरफुल कि मन में थॉट्स आएंगे नेगेटिव, nothing to worry. We have seen all such corrections, which was even more, you know, भयानक compared to what it is now. We saw 50-60% correction in the past. तो अभी तो सेकंड ग्रेड करेक्शन ही है, बट वन थिंग वी नो दैट इट विल रिकवर फ्रॉम हियर। डेफिनेटली वी डोंट नो व्हेन, but for sure it will recover. So what we should do, we need to decide which category of investor we would like to be, A, B, or C, right? So it's our hard-earned money. We need to decide what needs to be done. But let's now understand ऑन अ ब्रॉडर वे। अभी तक तो मैंने जो भी बताया ये आपको कुछ एनालिसिस करके नंबर्स के बारे में मैंने कुछ बताया। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हो रहा है हमारे देश में। आप जानते हैं हमारा देश सबसे यंगेस्ट कंट्री है विश्व का, जहाँ पे पूरा विश्व वृद्ध हो रहा है। हमारा मात्र एक ऐसा देश है जो जवान है, और जवानी की जब हम बात करते हैं तो एक मीडियन एज आप जानते हैं क्या है भारत देश की, वो है 28 साल। अब आप मुझे बताइए 28 साल की जो एवरेज एज है हमारे देश में, 145 करोड़ की आबादी है, जो कि सबसे अभी हाईएस्ट है। टू 2023 वी सरपास चाइना इन पॉपुलेशन, नाउ वी आर द नंबर वन मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। सो अगर हम देखें 28 साल की एवरेज एज है यार, मतलब ये एवरेज एज आगे और पैसा कमाएगा, ये एज और ज़्यादा कंज्यूम करेगा, और ज़्यादा खर्चा करेगा। मतलब अभी तो रेट्स, रिपो रेट्स गिरनी स्टार्ट भी नहीं हुई, बट एक बार गिरना स्टार्ट हो जाए तो पैसा देखो मार्केट में कितना आना स्टार्ट हो जाएगा। कंजम्पशन और बढ़ जाएगी, लोग लोन लेना चालू करेंगे, पर्सनल लोन, कार लोन, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, कंजम्पशन और बढ़ेगा। और जब कंजम्पशन बढ़ता है, लोग खर्चा करते हैं, तो कोई अगर खर्चा कर रहा है तो कोई तो पैसा बना रहा है ना। आई मीन यही हमने अभी तक सीखा है कि किसी का खर्चा किसी का मुनाफा है। सो हम जानते हैं कि भारत देश में मंदी तो नहीं आ सकती। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अहमदाबाद में हाल ही में अभी एक कॉन्सर्ट हुआ था कोल्ड प्ले का। मतलब इट वाज अ क्रेजी थिंग। आप लोगों ने बहुत एक लोगों ने शायद देखा होगा इंटरनेट में, वीडियोस में सब। 2 दिन तक दोस्तों लगभग 1-1.5 लाख लोगों की अब वहाँ पर कैपेसिटी है जो कि फुल थी 2 दिन तक, सैटरडे संडे। एंड इट वाज क्रेजी बिकॉज जस्टिन बीबर और दिलजीत को मिलाकर भी इतना पब्लिक नहीं होता है जितना कोल्ड प्ले के उस कॉन्सर्ट में हुआ था। सो दिस शोज द स्पेंडिंग माइंडसेट ऑफ इंडिया, द यंग इंडिया दैट वी ऑल नाउ बिलोंग टू। तो ये देश में मुझे तो नहीं लगता मंदी होगी। तो पैसा तो यहाँ पर अब जिस तरीके से बन रहा है, कॉर्पोरेट जिस तरीके से पैसे बना रहे हैं, फॉर श्योर दे आर हियर टू मेक मोर मनी, their margins will improve, and over a period of time we will see consistent growth in corporate earnings. So ये आई थिंक एक ब्रॉडर लेवल पर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो वी विल नेवर वरी और फियर फ्रॉम सच करेक्शंस और क्रैश। But still, for all of my participants' benefit, I mean, I'm attempting something which I don't believe into doing, but for, as I said, for the benefit of my participants, I'll be now helping you out to just, attempt some predictions. Although, as I said, we cannot predict where the market will go. But at least based on the past data, we can understand what's happening and what may happen going forward. अब देखो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की जो सेल्स ग्रोथ है, राइट, और जो मार्जिन ग्रोथ है, ये ऑन एन एवरेज 12% से अगर हम पकड़ के चलते प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है। बिकॉज 15% तो कॉर्पोरेट अर्निंग है और 15% तो सेंसेक्स ने भी डिलीवरी किया है। बीते 10 साल में हम देखें तो हर 5 साल में सेंसेक्स डबल हुआ है। So that means it has generated 15% return. For any investment to double up in 5 years, it needs to generate 15%. And Sensex का last 46 years का आप रिटर्न देख लीजिए, वो 15.36% रह चुका है। So every year, every 5 years, Sensex has doubled. That means corporate earning का reflection Sensex है दोस्तों। अगर कॉर्पोरेट अर्निंग 15% तो सेंसेक्स को 15% देना ही है, बिकॉज इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स। सो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डेटा कि अगर हम एज्यूम करें कि आने वाले 2034 तक कंसिस्टेंटली कॉर्पोरेट अर्निंग 12% की है, जीडीपी 7% है देश का, और इन्फ्लेशन 5% है, तो अर्निंग पर शेयर अगर हम देखते हैं तो 3390 है, और एक्सपेक्टेड है 10 साल में, मतलब 2024 से 2034 की अगर मैं बात करूँ, 2024 अंत में हमने प्रेडिक्शन की थी, तो 10,529 ईपीएस होनी चाहिए, राइट। अब
सेंसेक्स कहाँ तक पहुंचेगा ये पहले पता लगाने के लिए हमें उसकी प्राइस अर्निंग पता लगानी है। तो आज जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड है सेंसेक्स में 30 स्क्रिप्ट्स है, तो उसकी हम प्राइस अर्निंग निकालते तो 15.66 होता है एकदम बेरिश सेंटिमेंट में। मैं बेरिश की बात कर रहा हूँ, अभी ये मैंने करंट की बात नहीं की है, ये बेरिश की बात कर रहा हूँ मैं। तो पहले मैं एकदम कम से कम पर आना चाहता हूँ कि अगर हम पी 15.66 भी पकड़े, अर्निंग पर शेयर एज भी 100 कि भाई 10 साल में 10,529 अगर होता है, so we will see a Sensex of 164,884 by 2034 end. ओके, मतलब 10 साल में ये मेरा मानना है यहाँ तक पहुंचेगा, अगर एकदम बेरिश सेंटिमेंट भी है। अभी के करंट सेंटिमेंट को देखें हम, जहाँ पे पी 23.8 है, सो 2.5 लाख तक तो पहुंचना है सेंसेक्स को, राइट, अर्निंग पर शेयर इंटू पीई। और अगर हम एवरेज निकालते हैं, एकदम बेहतर भी ना और एकदम खराब भी नहीं, कहीं तो एवरेज 20.87, तो 2,19,740। और अगर हम बुलिश सेंटिमेंट देखें तो ये होता है 3,11,000 के आसपास। सो कैगर आप देखो, अगर हम बीते 46 ईयर्स का कैगर देखें जो 15% का है, तो 2.5 लाख तक तो सेंसेक्स को होना चाहिए आने वाले और 10 साल में। बट अगर हम बेरिश देखते तो 9-10% से भी बड़ा सेंसेक्स, वी विल सी अ ग्रोथ ऑफ 164 एंड एन एवरेज will help us reach to 2,19,000 and in the most bullish sentiment we will be at 310. सो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम बाजार में उतरे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं उतरे। आई मीन आप में से जितने लोग भी निवेश करें, आई एम डैम श्योर कि आपने कुछ लॉन्ग टर्म गोल ध्यान में रखकर ही निवेश करना स्टार्ट किया होगा, एंड यू आर प्रिटी मच डिटरमाइंड कि भाई जो डाला हुआ पैसा है कुछ भी हो जाए मैं निकालूंगा नहीं। तो अगर हम 10 साल तक भी होल्ड करके रखे और 15% की भी रिटर्न बनाते हैं, तो आराम से हमारा 4 गुना तो पैसा बन ही जाएगा। जो भी पोर्टफोलियो वैल्यू पर आप बैठो उसका 4 गुना बनेगा ही। 4 गुना बनाए बन मतलब फ्यूचर में भी बनेगा, ऐसा प्रेडिक्शन है। सो आई फील कि हम अगर आने वाले वक्त में जो अभी करेक्शन हम देख रहे हैं और पास्ट में जो करेक्शंस हो चुके हैं, चाहे फिर वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, राइट, इसके अलावा भी बहुत सारे और क्रैश हुए जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन में। तो हर क्रैश में बाजार गिरा कुछ वक्त तक, करेक्शन जोन में रहा, फिर प्री क्रैश लेवल पर गया, फिर वहां से एक नई उसने ऊंचाई को हासिल किया, नई उड़ान भरकर। सो मार्केट्स में देखिए दोस्तों, व्हाट आई सो फार हैव अंडरस्टूड इज दैट कि मोर देन लॉजिक इट वर्क्स ऑन सेंटिमेंट्स, कि व्यापार करने का सेंटिमेंट क्या है, आज देश में व्यापार करने का सेंटिमेंट क्या है, वी ऑल नो। आई मीन एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग थी एक जमाने में भारत की क्या थी और अब क्या है। हालांकि ये बंद कर दिया रैंकिंग अभी देना, बट अगर हम देखें इट हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव फ्रॉम वेयर इट वाज एंड वेयर इट इज नाउ। सो द बिजनेस environment of India has significantly changed, and the way things are will definitely help us know one thing for sure, that India is here to stay for a very long time. हम आज दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, एंड हम इसको सिर्फ नॉलेज के आधार पर नहीं तर्क सकते, मतलब हम वो तर्क नहीं कर सकते तर्क बुद्धि से कि भाई आने वाले वक्त में बाजार में अगर आज ऐसा क्राइसिस हुआ है तो आने वाले वक्त में और ज़्यादा क्राइसिस होगा। नहीं, एज आई सेड, मोर देन लॉजिक इट वर्क्स ऑन सेंटिमेंट्स। सो नॉलेज डेफिनेटली विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट वेयर मार्केट्स विल गो, बिकॉज वो होना ज़रूरी है एनालिटिक्स। बट केवल एनालिटिक्स से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक और सबसे बड़ी बात रहती है, वो है हमारा इमोशन। हम बोलते हैं ना EQ, तो इमोशनल क्वेश्चन भी बहुत मैटर करता है इन्वेस्टर्स का, कि जब बाजार गिरता है तो डर सताता है, और जब बाजार बढ़ता है तो लालच, राइट, लालच और डर, ये दोनों चीज हमें परेशान करते रहते हैं बाजार में। तो हमें क्या करना है कि जब बाजार गिरता है हमें डरना नहीं है, हमें इनफैक्ट उस वक्त में ग्रीडी होना है। और जब बाजार बढ़ता है तो पूरी दुनिया जब तब ग्रीडी हो रही है ना, हमें तभी डरना है। ये फंडा आप फॉलो करेंगे, मेरा फंडा नहीं है, वॉरेन बफेट का फंडा है। वो बोलते हैं बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। पूरी दुनिया जब लालच में खरीद रही है तब तुम डर कर बेच दो, और जब डर कर बेच रही है उस वक्त तुम लालच में खरीद लो, तो तुम्हें सफल निवेश होने से कोई बचा नहीं सकता, राइट। तो हमें ये फियर और ग्रीड से बचना है। बचना है इन द सेंस, हमें ये सताएगा, बट मैंने जैसे बताया आपको, वो थॉट है, वो माइंड में आया है, उसको क्रिया में नहीं बदलना है हमको। मतलब पैनिक में आकर हमने बोला यार मार्केट गिर गया, और हर जगह अखबार में न्यूज़ पेपर में हेडलाइंस में हम पढ़ रहे हैं कि ब्लड बात हो गया है, इतना गवा दिया और इतना गवा सकते हैं, और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आएंगे अभी टीवी में, वो अपनी बड़ी बड़ी राय देंगे, जो कि अभी तक सब फेल ही हुआ है। अभी तक मैंने कोई भी ऐसा एक्सपर्ट देखा नहीं जिसने जो प्रेडिक्ट किया मार्केट्स उसके हिसाब से गया है। तो आई फील दैट वी नीड टू स्टे फार अवे फ्रॉम द नॉइज, एंड ऑलवेज थिंक दैट कि यार पास्ट में इतने सारे करेक्शंस हुए, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो हमने मिस की, इजंट इट। तो चलो मैं अभी आपको एक बहुत बढ़िया यहाँ पर
एक ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ये है कि आप एक, मैंने टाइम मशीन बनाया है, आप बैठो इसमें, अब जितना पैसा है आपके पास, राइट, आप जाओ कोविड के क्रैश के वक्त में, राइट, या उसके भी पहले अगर हम देखें जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था या इंटरनेट .com बबल हुआ था, जितना पैसा है आपके पास, हाँ, आप लेकर जाओ, निवेश कर दो। तो मतलब मैं अभी आपको, चलो अगर मार्च 2000 में ये टाइम मशीन चला गया, आपके पास जो पैसा आप लेकर जाओ, बाजार आप जानते हैं उस वक्त में 28,000 हो गया था सेंसेक्स की, अगर हम बात करें 28,000 का सेंसेक्स। अब 28,000 से हम जानते हैं हम कहाँ पर आकर पहुँच गए हैं, तो ऑलमोस्ट 3-4 गुना पैसा बन गया है। तो कितने लोग जाना चाहेंगे? प्लीज रेज हैंड्स। ऑल्दो आई कैनॉट सी यू बट देन यू कैन डेफिनेटली सेंड योर मैसेजेस इन चैट्स। कितने लोग जाना चाहेंगे टाइम मशीन में 2020 में पैसे डालकर वापस तुरंत आना है? 3-4, ढाई, 3.5-4 गुना तो पैसा बन ही जाएगा, 5 साल में डबल। कितने लोग जाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे कि नहीं जाना चाहता हूँ, सब लोग जाना चाहेंगे। तो पास में जितने करेक्शन हुए हमें वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी नजर आती है, और अब जो करेक्शन हो रहा है हम डरते हैं। सो आई थिंक उस वक्त में हमें उसको, कैलामिटी को अपॉर्चुनिटी की नज़र में देखना चाहिए। माई मेंटर ऑलवेज यूज टू टेल मी कि धीरज, यू नीड टू बी अ पॉसिबिलिटी स्कैनर व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन मार्केट्स और यू आर मेकिंग पीपल इन्वेस्ट इन मार्केट्स, कि ढूंढो पॉसिबिलिटी क्या है। बिकॉज अगर आपने हर कैलामिटी में से अपॉर्चुनिटी ढूंढना नहीं सीखा, राइट, पॉसिबिलिटी ढूंढना नहीं सीखा, तो यू विल बी अ लूजर। So you need to actually convert this into an opportunity and see how you can win from such, crash or correction. So that's what I think I also believe. और बीते जितने भी समय में आप देखो, जितने भी कैटेगरीज आज म्यूचुअल फंड में, क्योंकि अभी आप में से बहुत एक लोग म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश कर रहे हो, तो मैं म्यूचुअल फंड के बारे में मैं यहाँ पे आपको क्विकली कुछ बताना चाहूंगा कि जितने भी कैटेगरीज आज है, बी एट फ्लेक्सी कैप, BLSS, लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आप हाईएस्ट रिटर्न देखो और लोएस्ट रिटर्न देखो हर एक कैटेगरी का बीते 10 सालों में। तो चलो हाईएस्ट भी छोड़ देते, लोएस्ट भी छोड़ देते, एवरेज देखते हैं हम। Flexi cap 15 to 16%. ELSS again in that same range. Large and mid cap 16 to 17%. Large cap 13 to 14%. Mid cap 18 to 19%, and small cap is at 20%. So this is the average return of all the categories of last 10 years. तो मैं तो यहाँ पर सिर्फ सेंसेक्स का जो प्रोजेक्शन लेकर चल रहा हूँ, दैट वाज ऑफ 15%. बट सी द परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स विच हैज आउट परफॉर्म्ड द इंडेक्स. सो दिस शोज कि आने वाले वक्त में ये करेक्शन हमें डेफिनेटली लाभ देगा अगर हम उसका फायदा उठाए तो। बिकॉज आज से कुछ वक्त बाद जब वापस से रिकवरी आएगी और मार्केट एक नए लेवल पर पहुंचेगा, तो वी विल डेफिनेटली स्टार्ट फीलिंग यार आई मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी। एंड इफ वी जस्ट डू नॉट फोकस इनटू ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज आई नो कि ये कभी कभार बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, और इतना कुछ टेक्निकल डेटा लेकर हम आगे बढ़े या हम समझने की कोशिश करें, बिकम्स टू डिफिकल्ट समटाइम्स। सो लेट्स जस्ट यू नो रिमेंबर कि हमने इन्वेस्टमेंट क्यों स्टार्ट किया था, व्हाट वाज आवर मेन पर्पस. सो वी ऑल नो वी स्टार्टेड दिस इन्वेस्टमेंट बिकॉज वी हैव अ गोल. नाउ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन गोल दैट वी ऑल हैव इज रिटायरमेंट. एक वक्त आएगा कि हमें वॉलेंटरली काम छोड़ना है, या हम लेट्स से फोर्सफुली हमें काम से निकाल दिया जाएगा. ऑफ कोर्स भगवान करे ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हो, बट जिस तरीके से परिस्थिति बदल रही है, हर जगह ऑटोमेशन हो रहा है, रोबोटिक्स आ रही है, AI आ रहा है, सो यू नेवर नो जॉब की कंडीशन आगे क्या है. तो हम सब चाहते हैं कि भाई हम फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्टेबल हो जाए कि जितना हमारा आज का खर्चा है उसको हम आने वाले फ्यूचर में मैनेज करने जितना एक इनकम जनरेट करें हमारे इन्वेस्टमेंट से. सो अगर हम आज ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि एक व्यक्ति जिसकी एज है 25 और उसकी सैलरी 50,000, तो ये बंदा डिसाइड करता है कि मैं मेरे सैलरी का 20% SIP में लगाऊंगा, तो 10,000 रुपये होता है. और ये भी निर्णय लेता है कि हर साल मैं अपनी SIP को 10% से बढ़ाऊंगा, नो मैटर व्हाट. अब ये 25 साल से 55 साल तक कंसिस्टेंटली अपनी SIP करता है, इररिस्पेक्टिव मार्केट में क्या हो रहा है, वो देखता ही नहीं है मार्केट की तरफ. उसको सिर्फ बोला गया था कि भाई हर महीने आप 10,000 रुपये बचाओ 20% सैलरी का, और उसको 10-10% से बढ़ाते जाओ. तो कंसिस्टेंटली वो करते 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 करते, राइट, फ्यूचर में क्या हुआ फंड वैल्यू में आपको बताता हूँ. बट अभी मैं आपको पहले कुछ एजम्पन्स बताऊं. यहाँ पर हम SIP रिटर्न महज 12% पकड़ रहे हैं. मतलब समझो उन्होंने एक लार्ज कैप फंड में SIP की होगी, तो 12% की भी अगर रिटर्न जनरेट हुई लास्ट 30 ईयर्स में, और अगर हम इन्फ्लेशन पोस्ट रिटायरमेंट 6% पकड़ते हैं, पोस्ट रिटायरमेंट 8% पकड़ते हैं, और ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट इट इज द इन्फ्लेशन इफ यू कंसिडर 6%, जो इन्वेस्टमेंट हुआ दोस्तों उसके अगेंस्ट में क्या मार्केट वैल्यू हुई, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन. 30 साल में 2 करोड़ 18 लाख का बना 9 करोड़ 16 लाख, राइट, एज आई सेड 4 टाइम्स. तो 4 टाइम्स से थोड़ा ज़्यादा, बिकॉज कंपाउंडिंग इफेक्ट है, 30 साल तक पोर्टफोलियो होल्ड करके रखा हुआ था. तो 2 करोड़ 18 लाख बना 9 करोड़ 16 लाख. अब ये 9 करोड़ 16 लाख रुपए में से जो उसका फ्यूचर एक्सपेंस है,
क्या लगता है कि वो कितना विड्रॉ कर सकता है? आप सभी को पता होगा आजकल एसडब्ल्यूपी काफ़ी पॉपुलर हो गया है। आप एक फिक्स्ड विड्रॉल कर सकते हैं एसडब्ल्यूपी के माध्यम से, एंड यू कैन डिसाइड द परसेंटेज, विड्रॉल परसेंटेज. सो लेट्स एज्यूम दिस गाय डिसाइड्स टू विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट टिल एज 80, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पकड़ रहे हैं, मतलब 25 साल तक ये बंदा विड्रॉल कर रहा है. नाउ यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस, कि जो इसकी विड्रॉल हो रही है, जो पूरे 25 साल में विड्रॉ करता है, ये रहता है टोटल 23,18,75,000 रुपए. मतलब ऑन एन एवरेज 92 लाख की विड्रॉल करता है ये हर साल 25 साल के लिए. 92 लाख. आप देखो कंपाउंडिंग का ताकत क्या हो सकता है लंबे समय तक. सो पोर्टफोलियो में अगर रहना है तो हमने एक बात तो ठान लेनी है, कुछ भी हो जाए हमें इसको अंत तक निकालना ही नहीं है, अनलेस अनटिल यहाँ तक बात आई है. अगर आपने रिटायरमेंट की पोर्टफोलियो बनाई है तो आपको उसको एकदम स्टिक करके रिटायरमेंट तक होल्ड करके रखना है. अगर आपने बच्चे की पढ़ाई के लिए रखा है तो उसको तब तक रखना ही है. एग्जिट स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, डेफिनेटली वो आपका पहले ही डिसाइड हो जाना चाहिए कि आप कब एग्जिट करेंगे मार्केट से, सो दैट यू कैन यूज दैट मनी फॉर योर गोल. But then when we talk for a goal as long as retirement, you see what kind of wealth creation one can achieve with just 10,000 rupees SIP. And if he keeps on increasing by 10%, because generally salaries बढ़ती है तो हम 10% बढ़ाते ही रह सकते हैं, I think SIP का. So with that, he can reach to close to 10 crore rupees. He can withdraw 92 lakh rupees every year and continue that for 25 years. Still, he will have 6 crore 80 lakh rupees as kitty, which he can, leave for his heirs after him. So I think if we really plan well and we execute it and we just don't give any botheration to the correction, to the crash, to the noise that is happening around us, we will be super successful. So मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोल रहा ये बंदे ने क्रैश में पैसा लगाया एक्स्ट्रा, उसने और पैसा बनाया, नहीं. अगर वो करता है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट उसके पोर्टफोलियो में और अच्छा होगा. बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, कंसिस्टेंसी मैटर्स. अगर एक बार हमने जो एसआईपी डिसाइड कि हम कर रहे हैं उसको हम कंसिस्टेंटली करते रहे हर मार्केट साइकिल में, तो हम अच्छा रिटर्न बनाएंगे.